हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 1, सौरमंडल में पृथ्वी। आओ कुछ करके सीखें। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। चलिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। गणना मतलब गिनती नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, यानी कि पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इनकी सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। चलिए अब खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ते हैं। ये एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, जैसे खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक बार इसके बारे में। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है, वे खगोलीय पिंड कहलाती है। अब चलिए तारों के बारे में देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। और सूर्य भी एक तारा है। सो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रह नहीं है बल्कि सूर्य भी एक तारा है। चलिए आगे देखते हैं हम। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इनमें बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? जब आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा आकृतियां, विविध अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो ये दोनों नक्षत्र मंडल के नाम हैं। क्या क्या नाम है? अर्सा मेजर और बिग बेयर। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र है सप्तऋषि। सप्त यानी कि 7 और ऋषि यानी कि संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 ये देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है सप्तऋषि या फिर अर्सा मेजर जिसे कहते हैं हम। ये देखिए, ये 7 तारों का समूह होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे।
उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। तो देखिए ये उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाया गया है और ये संकेतक तारे हैं। यदि इनसे सीधी रेखा बनाई जाए तो यहाँ पर ध्रुव तारा दिखाई देगा और यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह किसे कहा जाता है? जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती और वो तारों से प्रकाश लेते हैं उन्हें पिंड ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पृथ्वी है हमारी वो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। कुछ रोचक तथ्य बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। और सौर का शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी या अंग्रेजी का शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और भी जानें। जियो प्लस लॉजी यानी कि जियोलॉजी, ये पृथ्वी का अध्ययन करना होता है इसमें। अगला है जियो प्लस मेट्री, जिसे हम जियोमेट्री कहते हैं। इसमें पृथ्वी का मापन बताया जाता है। और नेक्स्ट है जियो प्लस आइड, जिसको हम जियोइड कहते हैं। ये पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है। तो ये कुछ शब्द बताए गए हैं इसमें। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से ही मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्रीय कहते हैं। तो खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो ये हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी इन चीज़ों के बारे में। चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? ये एक उपग्रह है, जबकि सूर्य एक तारा है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी के समान हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो चलिए देखते हैं हम उन 7 ग्रहों के बारे में। पढ़ते हैं अब थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चित्र में ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को दिखाया गया है।
तो सबसे नज़दीक ग्रह जो सूर्य के है वो है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस जिसको हम हिंदी में अरुण कहते हैं, और फिर उसके बाद आता है नेपच्यून जिसको हम हिंदी में वरुण कहते हैं। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं। सबसे पहले सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को दिखाया गया है। और ये आगे इन ग्रहों के बारे में कुछ बताया गया है, चलिए हम पढ़ते हैं एक बार। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। अब शुक्र के बारे में पढ़ते हैं कि शुक्र जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करती है। और पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1। अब मंगल के बारे में पढ़ते हैं कि मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। और मंगल पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? मंगल पर 2 चंद्रमा है। और ये ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह है और ये सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टानों से बने हैं। अब बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने यानी कि लगभग 12 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में करता है। और बृहस्पति पर चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? लगभग 53। अब शनि के बारे में पढ़ते हैं आगे कि यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करता है और इसमें चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? लगभग 53। अब चलिए यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं कि यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है और यूरेनस पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? लगभग 27। अब नेपच्यून के बारे में पढ़ते हैं कि यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में करता है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है और नेपच्यून पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13। और ये सभी ये चारों ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है और ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। तो चलिए अब हम इन ग्रहों के बारे में हमने जान लिया, अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल किन किन ग्रहों से मिलकर बना है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल बना है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया कौन है? सूर्य उनका मुखिया कहा जाता है। अब चलिए सूर्य के बारे में पढ़ते हैं हम। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये काफ़ी बार पूछ लेता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लाइन है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आगे ग्रह के बारे में देखते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका दिया गया है। देखिए आप ये लाइन याद कर सकते हैं तो आपको इन ग्रहों के नाम याद करने में आसानी होगी। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें जो ये रेड कलर से
कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं ये सभी ग्रहों के नाम हैं। जैसे माई में एम मीन्स मरकरी, वेरी में वी मीन्स वीनस, एफिशिएंट में ई मीन्स अर्थ, मदर में एम मीन्स मार्स, जस्ट में जे मीन्स जुपिटर, सर्व में एस मीन्स सैटर्न, अस में यू मीन्स यूरेनस और नट्स में एन मीन्स नेपच्यून। तो ये लाइन अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार मीन्स इस तरीके से। तो वो जो चित्र हमने देखा था वो आधे का दिखाया गया था, हमें ये सूर्य करके इस तरह से दिखाया गया था, अदरवाइज वे इनका आकार ऐसा है। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो इन ग्रहों को क्या कहा गया है? बोने ग्रह कहा गया है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब चलिए पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं हम। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब या भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में इसे देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है पृथ्वी। तो पृथ्वी के कितने सतह पर पानी है? 2/3 सतह पर पानी है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब रोचक तथ्य पढ़ते हैं। चलिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। अब चलिए चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं हम। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो कौन सा है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हो। अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का एक चित्र दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, और वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं एक बार। इनसेट,
IRS, एडुसेट इत्यादि। तो ये अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह है। देखिए यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं। ये रॉकेट का प्रक्षेपण दिया गया है, यहाँ पर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना ये देखिए दिखाया गया है, और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो चंद्रमा को एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करने में कितना समय लगता है? लगभग 27 दिन का समय लगता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। तो आपने फ्रेंड्स कभी गौर किया होगा, जब चांद को गौर से देखा होगा तो हमें चांद पर थोड़े निशान दिखाई देते हैं। तो वो निशान पर्वत, मैदान एवं गड्ढों के कारण है। क्षुद्र ग्रह, देखिए यहाँ पे क्षुद्र ग्रह का चित्र दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अब उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। तो उल्कापिंड कौन से होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पत्थर जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनके, उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पे गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इसी कारण इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में अपना स्थान कहाँ है? तो ये देखिए यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि हम पृथ्वी के अंदर हैं और पृथ्वी सौरमंडल में है और सौरमंडल आकाशगंगा में है और आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर होगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।